हेलो बैंकर्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इट्स इजी पर। हमने पिछली वीडियो में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शंस कवर किए थे। सेक्शन 12 तक हमने कवर कर लिए थे। आई होप सो कि वो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी एंड आपने उन सेक्शंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली होगी। आज की इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए सेक्शंस कवर करने वाले हैं, तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो में अगर आपको कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 13। A banking company is prohibited from paying brokerage commission exceeding 2.5% of the paid up value of the shares issued by it. तो देखो, जब भी कोई कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स लेके आती है तो उसे एक लंबी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। ब्रोकर्स को वो अपॉइंट करती है, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स को अपॉइंट करती है, रजिस्ट्रार को अपॉइंट करती है। तो ये लंबी सारी प्रोसेस फॉलो करके ही उसके मार्केट में शेयर आते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। तो बैंकिंग कंपनी के रिस्पेक्ट में ये बात कही गई है कि जो ब्रोकरेज या कमीशन बैंकिंग कंपनी दे सकती है वो मैक्सिमम 2.5% है पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर का। 2.5% से ज़्यादा का ब्रोकरेज या कमीशन बैंकिंग कंपनी नहीं दे सकती। जैसे कि कंपनीज में क्या होता है, डायरेक्टर्स होते हैं और डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन क्या होता है, उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फिक्स होता है। इन केस अगर कंपनी अपने डायरेक्टर्स को उससे ज़्यादा रेम्यूनरेशन देना चाहती है तो फिर उसको रेजोल्यूशन पास करके अपने एओए में अमेंडमेंट करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें तभी करी जाती है ताकि जो हायर मैनेजमेंट पे जो लोग बैठे हैं वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना कर लें, अपनी रेम्यूनरेशन को इतनी एक्स्ट्रा बिगिन ना कर लें और काम उतना ना करे और अपनी रेम्यूनरेशन को इतनी ज़्यादा कर ले कि उससे कंपनी का प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट होने लग जाए। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है सेक्शन 14। अ बैंकिंग कंपनी इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन इट्स अनपेड कैपिटल एंड क्रिएटिंग अ फ्लोटिंग चार्ज ओवर इट्स एसेट्स विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई। तो अनपेड कैपिटल क्या होती है? पहले टाइम में क्या होता था, जब कोई कंपनी शेयर्स इशू करती थी तो वो उसकी जो फुल वैल्यू है, फेस वैल्यू है जो शेयर की, तो वो उसको इकट्ठा नहीं मंगाती थी, कुछ एक कॉल्स में मंगाती थी। एप्लीकेशन पे कुछ मनी रिसीव हो रही है, अलॉटमेंट पे कुछ रिसीव हो रही है, कॉल 1 है, कॉल 2 है। सपोज एक शेयर 10 रुपये का है तो वो हो सकता है कि वो कंपनी उसको 2-2 रुपये मंगा रही हो। 2 रुपये एप्लीकेशन पे मंगा रही है शेयर होल्डर से, फिर 2 रुपये अलॉटमेंट पे, फिर 2 रुपये कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3। जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है वो समझ आएंगे। तो हो सकता है कि जो बैंकिंग कंपनी की कुछ एक कैपिटल अनपेड है, यानी कि शेयर होल्डर्स के पार्ट पे वो पेंडिंग पड़ी है कंपनी को देनी। तो अगर ऐसी अनपेड कैपिटल के ऊपर बैंकिंग कंपनी को कोई चार्ज क्रिएट करना है या फिर उसको अपने एसेट्स के ऊपर कोई फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करना है तो उसको पहले आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। चार्ज क्रिएट करने का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग हाउस लोन लेते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक का चार्ज क्रिएट हो जाता है। इसी टाइप से बैंकिंग कंपनी अपनी अपनी एसेट्स के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करने जा रही है तो उसे पहले आरबीआई से परमिशन लेनी होगी। नेक्स्ट है सेक्शन 15, रिस्ट्रिक्शन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड अनलेस ऑल कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस आर रिटर्न ऑफ। इस सेक्शन में बताया गया है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी तब तक अपना डिविडेंड अनाउंस नहीं कर सकती जब तक कि वो अपने सारे कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ ना कर ले। इसको आप आसान शब्दों में इस तरीके से समझिए कि किसी कंपनी के पास 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ और उसके कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस सपोज करिए 30 रुपये के है, तो जब तक कि वो 100 रुपये में से 30 रुपये माइनस नहीं कर लेती और नेट प्रॉफिट उसका 70 रुपये बच जाता है, उसके बाद वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। या फिर इसको आप ऐसे समझिए कि अगर किसी कंपनी का किसी साल में प्रॉफिट हुआ 100 रुपये और उसे कैपिटलाइज एक्सपेंसेस पड़े हैं 150 रुपये के, तो उस साल वो डिविडेंड अनाउंस नहीं कर पाएगी क्योंकि वो उस 150 में से 100 रुपये का अपना जो एक्सपेंस है वो राइट ऑफ कर लेगी। उसका 50 रुपये का अभी भी कैपिटलाइज एक्सपेंसेस पड़ा है। नेक्स्ट ईयर फिर वो जितना प्रॉफिट अर्न करेगी उसमें से 50 रुपये फिर घटाएगी। उसके बाद अगर उसके पास कुछ बचेगा तब वो अपने शेयर होल्डर्स को दे पाएगी। ये तो देखो प्रैक्टिस की बात है, क्योंकि जब तक हमारे प्रॉफिट में से हम हमारे सारे एक्सपेंसेस को घटाएंगे नहीं तब तक हम कैसे मान सकते हैं कि हमें रियल में प्रॉफिट इतना हुआ है और इस प्रॉफिट को हमारे शेयर होल्डर्स के बीच में बांटा जाना चाहिए। तो यही बैंकिंग कंपनी के केस में भी यही बात है। नेक्स्ट है सेक्शन 16। A person who is already on the board of a banking company incorporated in India cannot be appointed as a director of another banking company.
इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन किसी बैंकिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऑलरेडी है तो वो किसी दूसरे बैंकिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि दो बैंकिंग कंपनी आपस में एक दूसरे से कंपटीशन रखती है। तो अगर एक ही बंदा जिसके पास सीनियर पोजीशन है वो दो बैंकों में होगा तो वो एक बैंक की जो बिजनेस स्ट्रेटजीज है या फिर जो भी अंदर मतलब बिजनेस सीक्रेट्स होते हैं तो वो लीक कर देगा, दूसरी बैंकिंग कंपनी को बता देगा, हो सकता है दूसरे वाले के पहले वाले को बता दे, तो फिर उनके बीच में हेल्थी कंपटीशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये सेक्शन लाया गया कि एक पर्सन जो कि एक बैंकिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है तो वो दूसरी बैंकिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 17। सेक्शन 17 क्या कहता है? अ बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर नॉट लेस देन 20% ऑफ द प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर टू रिजर्व फंड। पहले ये 20% था, फिर 31/3/2001 से ये 25% हो गया। यानी कि अगर कोई कंपनी है जिसको प्रॉफिट हुआ है तो वो अपने प्रॉफिट का कम से कम 25% पहले जो पार्ट है, 25% जो हिस्सा है वो अपने रिजर्व फंड में ट्रांसफर करेगी एंड उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका वो जैसे भी चाहे यूटिलाइजेशन कर सकती है, वो डिविडेंड बांटने में कर सकती है या अपने और कुछ एक्सपेंशन में कर सकती है। बट उसके लिए ये कंपलसरी किया गया है कि वो अपने 25% का प्रॉफिट एक रिजर्व में अलग से निकाल के रख लेगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस, कोई भी बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पज के हिसाब से किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास किसी साल में प्रॉफिट हो गया तो हमने उसको सारा ही बांट दिया, अपने पास कुछ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बचा के रखा ही नहीं है। तो इन केस किसी साल लिक्विडिटी क्रंच हो जाए, किसी साल बैंक को कुछ किसी भी तरीके का लॉस हो जाए बड़ा, तो उसके पास अपने रिजर्व में एटलीस्ट कुछ पैसा तो हो ताकि वो सर्वाइव कर पाए। नेक्स्ट है सेक्शन 18। सेक्शन 18 क्या कहता है? अ नॉन शेड्यूल्ड बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैश रिजर्व at least 3% of its total demand and time liabilities in India as on the last Friday of the second preceding fortnight in the form of balance with itself or with RBI or with other scheduled banks। तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स को जो कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है उसका सेक्शन अलग है, शेड्यूल्ड बैंक्स का अलग है, कैश रिजर्व का सेक्शन अलग है एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का सेक्शन अलग है। तो इसको आप अलग अलग ही याद करें, एक साथ मिक्सअप ना करें, कंफ्यूज ना होए। तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक को कितना करना पड़ता है? एटलीस्ट 3%, यानी कि कम से कम 3% तो करना पड़ेगा। किसका 3%? टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का। टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का 3% कैश रिजर्व मेंटेन करना है। या तो वो अपने पास कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस विद इटसेल्फ, खुद के पास भी रख सकते हैं, और विद आरबीआई, या फिर हो सकता है आरबीआई के साथ मेंटेन कर रहे हो, या फिर अदर शेड्यूल्ड बैंक्स, या फिर शेड्यूल्ड बैंक के साथ कर रहे हो। ये टाइम लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट, ये आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 19 सबसेक्शन 2। Shareholding by banks, whether as pledgee, mortgagee, or absolute owner in other companies, cannot exceed 30% of the paid-up share capital of that company, or 30% of its own paid-up share capital and reserves, whichever is less। अब ये कहता है कि अगर किसी बैंक के पास दूसरी कंपनीज के शेयर हैं, वो शेयर कैसे है? या तो उसके खुद के नाम पर है, या फिर उसने किसी कस्टमर को शेयर के अगेंस्ट लोन दे रखा है तो वो शेयर उसके पास एज अ प्लेजी है, प्लेज करा रखे है कस्टमर ने, या मोर्गेजी है। तो उस केस में वो किसी कंपनी में शेयर कितने % से ज़्यादा होल्ड करके नहीं रख सकता? जिस कंपनी के शेयर है या तो उस कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल के 30% से ज़्यादा ना हो, या फिर उसके खुद की पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व के 30% से ज़्यादा ना हो। इन दोनों में से जो भी कम होगा उतना वो शेयर होल्डिंग दूसरे बैंक्स में रख सकते हैं, अदरवाइज उनको वो उनके फेवर में सरेंडर करना होगा, या वो हो सकता है कि अगर लोन के पर्पज से कोई है तो वो लोन देने के लिए फिर मना कर सकते हैं। बट रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि दूसरी कंपनी के जो शेयर है आपके पास वो 30% से ज़्यादा नहीं हो सकते। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि इनकेस 30% से ज़्यादा हो गए तो फिर हमारी वहाँ पर मतलब कि हमारे पास पावर्स काफ़ी आ जाती हैं, वोटिंग राइट्स काफ़ी आ जाते हैं। फिर वोटिंग राइट्स आ जाएंगे तो हम उस कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स है, सीनियर पोजीशन पे बैठे हैं, उनको हटा भी सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, या फिर कुछ नया रेजोल्यूशन पास भी करवा सकते हैं। इतनी वोटिंग पावर आ सकती है। तो इतनी वोटिंग पावर ना आए, इसी को रोकने के लिए ये सेक्शन लाया गया है।
नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 20। सेक्शन 20 क्या कहता है? नो बैंकिंग कंपनी शैल ग्रांट एनी लोन और एडवांस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर्स, यानी कि कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने खुद के शेयर के अगेंस्ट कोई भी लोन या एडवांस नहीं दे सकती। दूसरे बैंकों के शेयर के अगेंस्ट हम दे सकते हैं, बट खुद के शेयर्स के अगेंस्ट हम नहीं दे सकते। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 21। सेक्शन 21 क्या कहता है? एम्पावर्स आरबीआई टू इशू डायरेक्टिव्स टू बैंक्स टू डिटरमाइन पॉलिसी फॉर एडवांसेस। इसको बस इतना ही याद रखना, बाकी जो इसके सब पॉइंट है वो मत कवर करना, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना पावर्स ऑफ आरबीआई। पावर्स ऑफ आरबीआई इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, यानी कि आरबीआई के पास पावर है, वो इस सेक्शन या सेक्शन 21 के तहत वो बैंकों को डायरेक्टिव्स दे सकता है, बैंकों को मतलब कि दिशा निर्देश दे सकता है कि आपको लोन्स के रिगार्डिंग किस टाइप की पॉलिसी डेवलप करनी है। वो मार्केट को देख के, इकोनॉमी को देख के उस हिसाब से बता सकते हैं कि आप लैंडिंग रेट्स कम कीजिए, इस सेक्टर में ज़्यादा एडवांसेस दीजिए, इस सेक्शन के लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन करिए, रूरल एरिया में जाके लोन करिए। इस टाइप से वो डायरेक्टिव दे सकता है कि आपको अपनी एडवांसेस की पॉलिसी किस हिसाब से बनानी है। जैसे इसमें बता रखे हैं छोटे छोटे पॉइंट्स कि आपको कितना अमाउंट का एडवांस देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कितना चार्ज कर सकते हो, कौन से पर्पस के लिए आपको लोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 21 सबसेक्शन ए। सेक्शन 21 सबसेक्शन ए क्या कहता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट charged by banks shall not be reopened by any court on the ground that the rate of interest charged by the bank is excessive। यानी कि बैंक अपने जो लोन्स एंड एडवांसेस पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, अब वो कोर्ट का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, यानी कि कोई भी पर्सन कोर्ट में जाके ये अपील नहीं कर सकता कि ये बैंक मेरे को इस लोन पे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, इसको कम करवाइए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि बैंक ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर दिया वो फाइनल होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होता है? RLLR होता है, यानी कि रेपो लिंक लैंडिंग रेट, और रेपो रेट को आरबीआई डिसाइड करता है। तो आरबीआई ने जो रेपो रेट डिसाइड कर दिया उसके ऊपर बैंक ने अपना कुछ स्ट्रैटेजिक प्रीमियम और अपने जो भी अमाउंट है वो देख कर, एसेट लायबिलिटी का मैच वगैरह देख के जो भी उन्होंने डिसाइड किया है वो सही डिसाइड किया है। तो ये अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी लोन्स पे रहेगा, अब ये कोर्ट का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, कोर्ट में इसके खिलाफ अपील नहीं करी जा सकती। नेक्स्ट है सेक्शन 22। It is necessary to have a license from RBI for commencing or carrying out on the business of banking in India। यानी कि इंडिया में बैंकिंग बिजनेस करने के लिए, शुरू करने के लिए या मतलब कैरी ऑन करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस लेना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। नो लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर टेम्परेरी प्लेस ऑफ बिजनेस, एग्जीबिशन, मेला, कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा अप टू 1 मंथ। अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि किसी कॉन्फ्रेंस के तहत, किसी एग्जीबिशन के तहत किसी भी बैंक को अपनी एक टेम्परेरी ब्रांच एस्टैब्लिश करनी पड़ जाए जहाँ पे वो बैंकिंग सर्विसेज दे रही हो, तो 1 मंथ का टाइम है, फिर उसके लिए आपको आरबीआई से लाइसेंस नहीं लेनी। अदरवाइज किसी भी एरिया में अगर आपकी न्यू ब्रांच ओपन हो रही है या फिर आपने बैंकिंग का ही नया बिजनेस स्टार्ट किया है, फर्स्ट टाइम आप मार्केट में आ रहे हो, तो आपको आरबीआई से लाइसेंस लेके ही आप आ सकते हो, अदरवाइज नहीं आ सकते। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 24। ऑल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन SLR in cash, gold or unencumbered approved securities not less than 25% of their total demand and time liabilities। तो सेक्शन 24 हमारा SLR से रिलेटेड है। सेक्शन 24 का शॉर्ट में आप SLR करके हिंट लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। अब SLR की फुल फॉर्म आपको पता होगी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और ये किस किस फॉर्म में मेंटेन किया जा सकता है? ये कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, गोल्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, और अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। नॉट लेस देन 25% ऑफ देयर टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, यानी कि 25% ऑफ टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी से कम नहीं हो सकता, कम से कम 25% का मेंटेन करना पड़ेगा। बट ये अब चेंज हो गया है क्योंकि इसका SLR के मैक्सिमम 40% है और प्रेजेंट जो SLR चल रही है वो 18% है। तो ये टाइम टू टाइम चेंज होती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 25% ही हो। ये जो भी फिलहाल करंटली जो भी जितना परसेंटेज आरबीआई ने डिसाइड किया होगा, बैंक्स को उतना परसेंट अपने टोटल डिमांड और टाइम लायबिलिटीज़ का
मेंटेन करना होगा, उसके बाद आगे इतना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 25। सेक्शन 25 किस बारे में बताता है? द एसेट्स ऑफ अ बैंक मस्ट नॉट बी लेस देन 75% ऑफ इट्स डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज इन इंडिया एज ऑन लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी क्वार्टर। यानी कि जो भी किसी बैंक की टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है, उसका 75% से कम नहीं होना चाहिए बैंक का एसेट्स। बैंक के जो एसेट्स हैं वो उसकी टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के 75% से कम नहीं हो सकता, क्योंकि 25% अगर मान लो उसने SLR मेंटेन कर दिया तो उसकी एसेट्स कितनी रही बाकी की? 75%। सेक्शन 26, returns on unclaimed deposits to be submitted for accounts not operated for 10 years and above within 30 days after the close of each calendar year to RBI। तो इसमें पहली बात तो डीफ के अकाउंट्स की बात करी गई है। डीफ के अकाउंट्स कौन से हो गए? जो कि 10 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए ऑपरेट नहीं हुए हैं, तो जो भी उनमें बैलेंस पड़ा था वो किस में चला गया? डीफ अकाउंट में चला गया है। तो ऐसे जो भी अकाउंट्स हैं जिनके बैलेंस को 10 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ नहीं किया गया या फिर उसमें कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं करी गई है, तो वो क्या होते हैं? हमारे डीफ अकाउंट्स में चले जाते होते हैं। तो उसकी जो भी रिटर्न्स हैं इन मतलब स्टेटमेंट समझ लो, ये जो भी रिटर्न्स हमको फाइल करनी पड़ती हैं अनक्लेम डिपॉजिट की, तो वो हमें RBI को सेंड करनी होती है जैसे ही कैलेंडर ईयर खत्म होता है। कैलेंडर ईयर कब खत्म होता है? दिसंबर में खत्म होता है। तो दिसंबर के खत्म होने के विदिन 30 डेज यानी कि 30 जनवरी तक का टाइम होता है हमें वो रिटर्न्स को RBI को सेंड करने के लिए। नेक्स्ट है सेक्शन 26A। तो 26A में डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के एस्टैब्लिशमेंट की बात बताई गई है, यानी कि जो डीफ अकाउंट बना, जो डीफ की कंसेप्ट आया, वो सेक्शन 26A के तहत आया। नेक्स्ट है सेक्शन 27। Every bank has to submit a return on assets and liabilities as on the last Friday of each quarter to RBI latest by end of next month। हर एक बैंक को क्वार्टरली क्या फाइल करनी होती है? एक रिटर्न फाइल करनी होती है। किसके ऊपर? एसेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर। किसको? RBI को। बाय एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, जैसे ही क्वार्टर एंड हुआ, क्वार्टर एंड के नेक्स्ट मंथ तक, उससे अगला जो भी महीना है, जैसे कि अगर जून वाला क्वार्टर है तो जैसे जून खत्म हुआ तो जुलाई के एंड तक, नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई के एंड तक आपको वो भेजनी होती है। सेक्शन 29, बैंक्स हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। हर बैंक को अपनी बैलेंस शीट बनानी होती है 31 मार्च को। इट इज़ टू बी साइन बाय CMD एंड एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। और इस बैलेंस शीट को CMD साइन करेंगे, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड कम से कम 3 डायरेक्टर्स और साइन करेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 31। 3 copies of the balance sheet duly audited must be furnished to the RBI within 3 months from the date of balance sheet। जैसे ही बैलेंस शीट आपकी प्रिपेयर हो जाए, साइन हो जाए, तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको उसकी 3 कॉपीज ड्यूली ऑडिटेड बैलेंस शीट, यानी कि आपने प्रिपेयर कर दी, आप ऑडिटर से उसको ऑडिटेड करवाओगे, तो उसकी 3 कॉपी आपको RBI को प्रेजेंट करनी है 3 महीने के अंदर अंदर। सेक्शन 32, सबमिशन ऑफ बैलेंस शीट टू ROC। सेक्शन 32 से कहता है कि आप अपनी बैलेंस शीट को ROC को भी सबमिट करेंगे। ROC कौन हो गया? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जिसके पास, जिस ऑफिस में किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है या फॉर्मेशन होता है। सेक्शन 35, इंस्पेक्शन ऑफ बैंकिंग कंपनीज बाय RBI ऑन इश्यूज बैंकिंग ऑम्बड्समैन, KYC, क्लीन नोट पॉलिसी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन SB एंड टाइम डिपॉजिट। देखो सेक्शन 35 ना इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इस सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स भी रहती हैं, क्योंकि सेक्शन 35 ये कहता है कि जो RBI है वो बैंकिंग कंपनीज का इंस्पेक्शन कर सकता है। इंस्पेक्शन कर सकता है RBI बैंकिंग कंपनीज का। कौन सा सेक्शन उसको ये पावर देता है? सेक्शन 35 से पावर देता है। अब किस किस मैटर के ऊपर इंस्पेक्शन करी जा सकती है बैंकिंग कंपनीज की? तो वो बैंकिंग ऑम्बड्समैन से रिलेटेड भी हो सकती है, KYC भी हो सकती है, क्लीन नोट पॉलिसी भी हो सकती है, ROI को लेके भी हो सकती है, तो इनमें से किसी भी मैटर के ऊपर हो सकती है। सेक्शन 35AA। सेक्शन 35AA क्या कहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट्स RBI टू इंस्ट्रक्ट बैंकिंग कंपनीज टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। अब ये क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट RBI को अगर डायरेक्ट करता है कि आप बैंकिंग कंपनी को, किसी भी बैंकिंग कंपनी को इंस्ट्रक्ट कीजिए कि वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर आ जाए,
तो वो फिर आरबीआई उस बैंकिंग कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पास ऑन कर देगा। अगर इसको आसान भाषा में समझे तो अगर कोई बैंकिंग कंपनी ऐसी है जो लॉस में चल रही है, जिसके पास अब इतना बिजनेस नहीं रहा, जिसका सरवाइव करना मुश्किल हो रखा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है कि फिर ऐसी बैंकिंग कंपनी को रन करने का क्या फ़ायदा, जिससे हमें लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा। तो इससे अच्छा कि हम उस बैंकिंग कंपनी को वाइंड अप कर दें। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले डायरेक्टिव्स देगी आरबीआई को कि आप इस बैंकिंग कंपनी को बोलिए कि अब ये वाइंड अप होने वाली प्रोसीजर को फॉलो करे। फिर आरबीआई के पास जैसे ही ऊपर से डायरेक्टिव्स आए हैं, आरबीआई वो डायरेक्टिव्स को उस बैंकिंग कंपनी को पास ऑन कर देगी। सेक्शन 35A(b) आरबीआई कैन इशू डायरेक्शन टू अ बैंक फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। तो स्ट्रेस्ड एसेट्स कौन से होते हैं हमारे? एनपी वाले अकाउंट्स हो गए, जिनके अंदर अब रेगुलर इनकम बैंक्स को नहीं आ रही है। तो अगर ऐसे कोई अकाउंट्स है तो इसके ऊपर आरबीआई डायरेक्शन इशू कर सकता है बैंक को, जो भी वो डायरेक्शन इशू करेगा मार्केट या इकोनॉमी को देखते हुए। नेक्स्ट है सेक्शन 35B, प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एमडी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ बैंक। यानी कि अगर किसी बैंक के चेयरमैन की, एमडी की या चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट होनी है तो उससे पहले किससे परमिशन ली जाती है? आरबीआई की। Section 36 RBI can terminate any chairman or any employee of a bank where it considers desirable to do so। यानी कि आरबीआई के पास ये पावर है कि वो किसी भी बैंक के किसी भी चेयरमैन को या एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर सकता है अगर उसे लगता है कि ऐसा करना बैंक के भले के लिए है। यानी कि अगर आप सोचो कि आप किसी XYZ बैंक के एम्प्लॉय हो, तो सिर्फ आपको उस XYZ के भी जो भी हायर पोजीशंस पे वही टर्मिनेट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आरबीआई सभी बैंकों का रेगुलेटर है। तो उसके पास भी पावर है कि वो किसी भी बैंक के किसी भी चेयरमैन को हटा सकता है अगर उसे लगता है कि ये जो पर्सन है वो अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहा है, मैल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट सेक्शन 45 RBI has powers to apply to central government for suspension of business of a banking company and prepare scheme of reconstruction and amalgamation। इस सेक्शन का क्या मतलब है? जैसे हमने पहले पढ़ा था इंसॉल्वेंसी वाला, तो इसमें भी यही है कि आरबीआई, अब उसमें क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा डायरेक्टिव दे रही थी आरबीआई को और आरबीआई पास ऑन कर रहा था बैंकिंग कंपनी को। इसके अंदर क्या है, आरबीआई ने ये ऑब्जर्व किया कि ये बैंकिंग कंपनी अब लॉस में चल रही है, ये बैंकिंग कंपनी के पास बिजनेस नहीं है, सरवाइव नहीं कर पा रही है, तो आरबीआई सजेशंस भेजती है। उसके पास पावर्स है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेशन भेजती है या फिर सीधा लिख देती है कि ये वाली बैंकिंग कंपनी का जो बैंकिंग बिजनेस है इसको सस्पेंड कर दिया जाए, या फिर वो स्कीम बनाती है कि अगर अच्छा कंप्लीटली हम सीधा ही बंद ना करें, इसको किसी और बड़े बैंक के साथ मर्ज कर दें, इनका रिकॉन्स्टिट्यूशन कर दे, दो बैंक मिला के एक बैंक बना दे, या फिर एक बैंक के अंदर जो दूसरा घाटे में चल रहा बैंक उसको मिला दे। सेक्शन 45 सब सेक्शन वाई, ये क्या कहता है? प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड से रिलेटेड है। सेक्शन 45 जेड, return of paid checks to customers after keeping true copies of the check. The customer has to preserve the checks for a period of 8 years and produce them when asked to do so। यानी कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कस्टमर को उस चेक की जरूरत पड़ जाए जो बैंक ने जिसके ऊपर काम कर दिया है और जो बैंकिंग रिकॉर्ड का पार्ट है, वैसे तो हम बैंकिंग रिकॉर्ड का पार्ट कस्टमर को नहीं दे सकते, बट फिर भी कभी ऐसी कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स आ जाए, कुछ आ जाए कि वो ओरिजिनल चीज़ कस्टमर को देनी पड़ जाए, तो हम उसकी एक ट्रू कॉपी रखने के बाद कस्टमर को वो चेक भी रिटर्न कर सकते हैं। बट कस्टमर के लिए बताया गया फिर उसको वो अपना जो चेक है वो 8 साल के लिए अपने पास रखना होगा, और जब भी उसे कहा जाता है कि वो आप ओरिजिनल वाला चेक लेके आइए तो उसको वो प्रेजेंट भी करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 45 जेड ए, जेड बी, जेड सी, डी, ई, एफ। ये सारे ही सेक्शन हमारे नॉमिनेशन से रिलेटेड है। जेड ए और जेड बी ये डिपॉजिट अकाउंट में नॉमिनेशन की बात करते हैं। सी और डी ये सेफ कस्टडी में नॉमिनेशन की बात करते हैं। एंड ई और एफ ये नॉमिनेशन की बात करते हैं आपके लॉकर्स के अंदर। तो इनको बस आप ऐसे याद रख लेना, जेड ए और बी ये नॉमिनेशन में डिपॉजिट अकाउंट में, सी और डी सेफ कस्टडी, ई और एफ लॉकर में। इसके अंदर जो ज़्यादा लिखा हुआ है वो मत आप देखना, बस आप इनको आसान शब्दों में लिख लेना ताकि ये हमें याद रहे। एंड नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 46 पेनल्टीज फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन इन रिटर्न्स ऑफ इंस्पेक्टर्स ऑफ आरबीआई। अब ये कहता है कि
क्या पेनल्टीज रहेंगी अगर आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करी है आरबीआई के इंस्पेक्टर्स को, जो भी आपने रिटर्न्स फाइल करी थी, तो उसमें क्या क्या पेनल्टीज रहेंगी या आपको पेनल्टी लगेगी तो कितनी लगेगी, सेक्शन 46 में बताई गया है। सेक्शन 47, नो कोर्ट कैन एडमिट अपील अगेंस्ट ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 46, यानी कि सेक्शन 46 के तहत आरबीआई ने आपके ऊपर जो भी पेनल्टी लगा दी उसको आप किसी भी कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते, वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल ही नहीं है, वो अपील करी ही नहीं जा सकती। सेक्शन 47A, आरबीआई कैन इम्पोज पेनल्टी फॉर वायोलेशंस, यानी कि अगर आपने कुछ भी आरबीआई के बताए हुए रूल्स का उल्लंघन करते हो तो फिर आरबीआई आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है, आरबीआई के पास ये पावर है। सेक्शन 49, no person other than a banking company, RBI and SBI can accept from the public deposits of money withdrawable by check। सेक्शन 49 ये कहता है कि बैंकिंग कंपनी कोई भी या फिर आरबीआई या फिर एसबीआई, इन तीनों के अलावा और कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कस्टमर से ऐसा डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है जिसे चेक के थ्रू निकाल सकते हैं, क्योंकि चेक के थ्रू निकालने वाला सिस्टम सिर्फ बैंक्स में ही है, और कोई ऐसा प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है जो अपने चेक छाप दे और कह दे कि आप पैसे जमा करा दो, आप हमारे चेक से निकालो। नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती। सेक्शन 49A, अदर देन अ बैंकिंग कंपनी आरबीआई एसबीआई, नो पर्सन कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मनी विड्रॉएबल बाय चेक। तो 49 में बताया था हमको कि पब्लिक डिपॉजिट से आप पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो कि चेक के थ्रू निकल जाए कोई भी पर्सन, और इसमें है कि आप डिपॉजिट ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते ऐसा जो कि चेक से निकाला जाए, किसको छोड़ के, बैंकिंग कंपनी को छोड़ के, आरबीआई को छोड़ के और एसबीआई को छोड़ के कोई भी नहीं कर सकता। 49 ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। सेक्शन 52, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स फॉर ऑल मैटर्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे रूल्स बनाने की पावर है, किसी भी मैटर के ऊपर वो रूल बना सकती है, बट क्योंकि रेगुलेटर हमारा आरबीआई है तो वो पास ऑन आरबीआई के थ्रू ही होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी ऑब्जर्व करती है वो आरबीआई को लिखती है कि आपको इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, फिर आरबीआई या तो बैंकों को डायरेक्टिव्स इशू कर देती है कि आप इसी सेक्टर के लिए काम करिए, या फिर वो पॉलिसी बना के बैंकों को बोलते हैं कि आप इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाइए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सेक्शंस नहीं भी याद होते हैं कोई बात नहीं है, अंदर का कंसेप्ट आपने समझ लिया तो भी बहुत हेल्प करेगा ये आपकी प्रिपरेशन के दौरान। एंड काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, सारे सेक्शंस याद रखना भी इम्पोर्टेंट नहीं है और सारे सेक्शंस याद रहते भी नहीं है। तो जो भी मेन सेक्शंस, वैसे तो आपको पता लग ही जाता है पढ़ने से कि कौन कौन से मेन है। एसएलआर का हो गया, सीआरआर का हो गया। सीआरआर शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए क्या है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए क्या है, थोड़ा सा ये याद में रख लिया, और थोड़े थोड़े कंसेप्ट याद कर लिए कि कितना % हमें प्रॉफिट का रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र करना होता है, कितने % से ज़्यादा कमीशन नहीं दिया जा सकता, कब तक डिविडेंड अनाउंस नहीं कर सकते जब तक कि सारे कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ना हो जाएं। इस टाइप से अगर ये छोटी छोटी बातें भी आपको याद हो गई तो ये भी आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी। एंड इतना ज़्यादा सीरियसली सेक्शंस वाले चीज़ों को मत लेना, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं इसमें से क्वेश्चन आने के, बट फिर भी हमें प्रिपरेशन सारी चीज़ों की करनी है। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी, आप अपने कुछ भी सजेशंस हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं, वो बता सकते हो, लिख सकते हो कमेंट्स में कि आपको ये सजेशंस मेरे को सजेस्ट कर रहे हो कि मेरे को इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, आपको कैसे बताना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए। एंड इसी तरीके की वीडियोस के लिए, अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मेरे साथ जुड़े रहना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।